हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की जो हमारी बुक 1 है। बुक 1 का चैप्टर नंबर 5 हम करने वाले हैं। 2024-25 के लिए मैं आपको ये कराने वाला हूँ और ये आपका जो लेटेस्ट सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग आपको ये बताऊंगा। ठीक है। आपको ये जो वीडियो लेक्चर आप देख रहे हो इसकी फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे जाना है, क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप सर्च करना है। इसको सर्च करेंगे तो आपको हमारा ग्रुप दिखेगा और उसको ज्वाइन कर लो। फिर फाइल्स में जाके आपको पीडीएफ मिलेगी, वहां पे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, अगर आप डायरेक्ट भी जाना चाहो तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हो। मेरा नाम सतेंद्र प्रताप है। अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। एकलव्या स्टडी पॉइंट इस नाम से आपको मैं इंस्टाग्राम पे मिलूंगा, आप मुझे वहां पे मैसेज कर सकते हैं और कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। टाइम निकाल के मैं आपको रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूंगा। देखिए, ये जो चैप्टर है हमारा ये सुरक्षा के ऊपर है और इसमें से एक या दो ही क्वेश्चन बनते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको वो भी बता दूंगा। बाकी चैप्टर जो है वो पूरा डिटेल में कराने वाला हूं, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। सबसे पहला टॉपिक है, इसमें से आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है और मात्र 1 नंबर का ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और ये 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है अब के समय में एमसीक्यू के रूप में पूछा जा सकता है। पहले तो लिखने वाले क्वेश्चन होते थे, तब तो आप लिख सकते थे, पर अब आपके लिए केवल एमसीक्यू में ही पूछा जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सुरक्षा का क्या अर्थ है। तो आप अपने से भी बना के इसके आंसर को दे सकते हो, सुरक्षा का क्या अर्थ होता है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी ये कहती है कि सुरक्षा का अर्थ है खतरे से आज़ादी, यानी कि यदि हमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है तो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। ठीक है, इसी को सुरक्षा कहा जाता है। अब देखिए, बहुत ध्यान से आपको समझना है कि मानव का जो अस्तित्व होता है और मानव का जो जीवन होता है उसको हमेशा खतरा रहता है। ठीक है, हम हमेशा कहीं ना कहीं खतरे में रहते हैं। यदि हम घर से निकलें और निकलते के साथ ही खतरा जो है हमारे सिर पे मंडराने लगता है। जब हम घर से निकलते हैं, बाहर कहीं जाते हैं, तो 1% का रिस्क होता है कहीं हमारे साथ कुछ हादसा ना हो जाए, हम ये मान के चलते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसको देखकर आपके दिमाग में ये लग रहा होगा कि ऐसा आप सोच रहे होगे कि घर के अंदर आप सुरक्षित हो, यानी कि खतरा आपको घर के अंदर नहीं है। ठीक है, तो ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो वो भी गलत है। खतरा जो है हमें वो घर के अंदर है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मौत जो है, मृत्यु जो है, वो हमें कहीं भी आ सकती है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति को जो घर के अंदर है वो मृत्यु से बच सकता है? नहीं बच सकता। मृत्यु किसी को आनी है तो घर पे भी आ जाएगी। अगर किसी को मृत्यु आनी है तो वो रोड पे, सड़क पे कहीं भी आ सकती है। यानी कि खतरा जो है हमें हर जगह है। बाहर निकलते हैं तो कहीं एक्सीडेंट हो जाए उसका खतरा रहता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए उसका खतरा रहता है, या फिर अन्य कई तरह के खतरे हो सकते हैं। घर के अंदर क्या खतरे हो सकते हैं? अब आप सोचोगे कि घर के अंदर हमें खतरा क्यों है, हम तो घर के अंदर सुरक्षित रहते हैं। तो देखिए, हो सकता है आप घर के अंदर हो, भूकंप आ जाए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कोई किचन में काम कर रहा हो, गैस सिलेंडर में से गैस लीक हो, ठीक है, उससे उसकी मृत्यु हो सकती है। कोई व्यक्ति अगर चाहे वो कोई बिजली से रिलेटेड काम कर रहा हो और उसको करंट लग जाए, उससे मर सकता है। तो खतरा तो घर के अंदर भी है और खतरा घर के बाहर भी है। तो यही बताया गया है इसमें कि मानव का जो अस्तित्व होता है, उसका जो जीवन होता है, उसको हमेशा ही खतरा रहता है, चाहे वो घर के अंदर हो चाहे वो घर के बाहर हो। क्लियर है आपको? आगे देखते हैं। अगर आपको ऐसा लगता होगा कि घर के अंदर आप सुरक्षित हो तो ये आपकी भूल है। आपको क्लियर बता दिया मैंने कि घर में भी हम सुरक्षित नहीं है। अब ऐसे में समस्या ये आ जाती है कि ना हम घर में सुरक्षित हैं ना हम घर के बाहर सुरक्षित हैं। तो आखिर फिर हम सुरक्षित हैं कहाँ पे? तो इसके लिए देखिए, ठीक है, ऐसे में हम क्या है, ना तो हम घर के अंदर के जो छोटे मोटे खतरे हैं उसको खतरा मानेंगे और ना ही बाहर के। हम किन चीज़ों को खतरा मानेंगे ये समझते हैं। देखिए, तो ऐसे में हम हर खतरे को खतरा नहीं मानेंगे। ऐसे में हम उस खतरे को सुरक्षा के लिए खतरा मान सकते हैं जिससे जीवन के केंद्रीय मूल्य को खतरा हो, यानी जीवन के केंद्रीय मूल्यों को नुकसान हो। कहने का मतलब ये है कि देखो, अब ऐसे तो हमें घर में भी खतरा है, बाहर भी खतरा है। हम हर चीज़ को खतरा मान लेंगे तो ना तो हम घर पे रह पाएंगे ना ही हम बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि रिस्क जो है वो तो सभी जगह है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हमने एक मतलब रूल बना दिया गया है कि हर खतरे को हम खतरा नहीं मानेंगे। अगर हम गैस सिलेंडर को खतरा माने तो लोग खाना ही बनाना बंद कर देंगे, क्योंकि हर घर में गैस सिलेंडर होता है। अगर हम बिजली के करंट को खतरा माने तो लोग बिजली यूज़ करना बंद कर देंगे, क्योंकि बिजली तो हमारी आवश्यकता है। तो समझ रहे हो, हर चीज़ को हम खतरा नहीं मान सकते। तो ऐसे में क्या कहा गया है, हम केवल उन्हीं चीज़ों को खतरा मानेंगे जिससे जीवन के केंद्रीय मूल्यों को खतरा हो। अब आपकी समझ में ये नहीं आएगा कि केंद्रीय मूल्य को खतरा का क्या मतलब है, तो इसको समझते हैं। देखिए,
केंद्रीय मूल्य को खतरे का मतलब है व्यापक खतरे, यानी कि जो बहुत गंभीर खतरे हों। ठीक है, ऐसे खतरे अगर उनको रोका नहीं गया, रोकने का कोई उपाय नहीं किया गया, तो भयंकर तबाही या फिर भयंकर नुकसान हो सकता है। हम केवल उन्हीं चीजों को खतरा मानेंगे। क्लियर है? यानी छोटी मोटी चीजों को हम खतरा नहीं मानेंगे। जो कोई बहुत व्यापक खतरे हैं, बहुत गंभीर खतरे हैं, अगर उसको नहीं रोका तो तबाही मच सकती है, नुकसान हो सकता है, उसको ही हम खतरा मानेंगे। इसी को केंद्रीय मूल्य के खतरे के रूप में दिखाया गया है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। यहां से आपके पेपर में मात्र 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है ज्यादा से ज्यादा। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, सुरक्षा की बात करते हैं तो सुरक्षा को हम 2 कैटेगरी में बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, एक तो देखो, स्क्रीन से मैं हट जाता हूं, आप एक बार इसको ध्यान से देखो। सुरक्षा की 2 धारणाएं होती है, एक होती है पारंपरिक धारणा और एक होती है अपारंपरिक धारणा। ठीक है, पारंपरिक धारणा को 2 कैटेगरी में बांटते हैं, बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा। तो आपका क्वेश्चन जो है वो यहां से बन जाता है। एक क्या क्वेश्चन बनता है ये मैं आपको साथ के साथ समझा के चलता हूं। ये आपको क्लियर हो गया? सुरक्षा को 2 कैटेगरी में बांटेंगे, पारंपरिक और अपारंपरिक। पारंपरिक को फिर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, बाहरी और आंतरिक। क्लियर है इतना आपको? आगे चलते हैं। देखिए, नॉर्मली हम क्या सोचते हैं, अगर हम बड़े नज़रिए से देखें तो हमको लगता है कि ये जो हमारा देश है, हमको जो खतरा होता है वो पड़ोसी देशों से होता है। यानी कि हमें खतरा चाइना से हो सकता है, ठीक है, या फिर खतरा हमको पाकिस्तान से हो सकता है, या फिर खतरा हमको अफगानिस्तान से हो सकता है, या फिर हमको किसी अदर कंट्री से, किसी दूसरे देश से खतरा हो जाता है। नॉर्मली यही सोचते हैं लोग। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये जो बाहरी, इसको बाहरी खतरा कहते हैं। अगर किसी बाहरी देश से खतरा है तो वो बाहरी खतरा है, ठीक है, लेकिन देश के अंदर भी बहुत तरह के खतरे होते हैं। आप देखते हो देश के अंदर हिंसा हो जाए, कोई सांप्रदायिक हिंसा हो जाए, ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, जातीय संघर्ष हो जाए, उसमें भी भाई हजारों लोगों की जान जा सकती है। तो खतरे क्या देश के बाहर से ही होते हैं, देश के अंदर नहीं होते? तो आपके दिमाग में ये चीज़ आ गई होगी कि हमें खतरा जो होता है वो देश के बाहर से भी हो सकता है और देश के अंदर से भी हो सकता है। ठीक है, ये क्लियर है? आगे आपको इसी को समझाना है, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ये हल्का सा हिंट दे दिया है। देखिए, अब बाहरी सुरक्षा की बात करते हैं। बाहरी सुरक्षा में क्या होता है? बाहरी सुरक्षा में हम ऐसा मानते हैं कि किसी दूसरे देश की सेना हम पे आक्रमण करेगी तो हमें खतरा होगा। यानी बाहरी खतरा का मतलब है देश की सीमा रेखा के बाहर से खतरा, किसी दूसरे देश से, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, या फिर कोई अदर कंट्री हो। क्लियर है? इसी को बाहरी खतरे के रूप में देखते हैं। अब देखिए, बाहरी सुरक्षा को समझते हैं। बाहरी सुरक्षा के अंतर्गत सैन्य खतरे को ज्यादा खतरनाक समझा जाता है। याद रखिए, सैन्य खतरा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ना कि किसी दूसरे देश की सेना से नुकसान हो सकता है हमको। तो बाहरी सुरक्षा में यही माना जाता है कि जो मेन नुकसान हमें होता है वो किससे होता है? किसी बाहरी देश से होता है। क्लियर? आगे चलते हैं। खतरे का स्रोत जो होता है इसमें कोई दूसरा मुल्क होता है, जैसे मैंने आपको बताया कोई पड़ोसी देश हो सकता है, जैसे चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, ये होता है। ऐसा माना जाता है बाहरी सुरक्षा में। सैन्य हमले में जब मान लो सेना का हमला हो जाए किसी दूसरे देश की, तो उसमें केवल सैनिकों की जान नहीं जाती। ये मत सोचो कि केवल सैनिक मारे जाते हैं, बल्कि आम नागरिक भी उसमें मारे जाते हैं। ठीक है, आम नागरिक भी उसमें मारे जाएंगे। सैन्य हमले से किसी देश पर हमले द्वारा उस सरकार का हौसला तोड़ा जाता है। जैसे कोई देश दूसरे देश पर आक्रमण कर दे, उस पर हमला कर दे, तो वो देश उसकी सरकार का हौसला तोड़ना चाह रहा है आक्रमण के जरिए। समझ रहे हो? और बाहरी सुरक्षा में हमें खतरा पड़ोसी मुल्क से हो सकता है, क्योंकि बाहरी खतरा आपको मैंने मैप में दिखा दिया था, किसी दूसरे देश से हो सकता है, और ज्यादातर वो दूसरा देश हमारा पड़ोसी देश ही हो सकता है। हमारे पड़ोस का कोई ताकतवर देश है, उससे हमको खतरा हो सकता है। तो बाहरी सुरक्षा आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा और समझते हैं। हमें पता होता है कि पड़ोस का कौन सा देश ज्यादा ताकतवर है, अर्थात हमें किस देश से ज्यादा खतरा है। अब आप वापिस से मैप में देखो, देखो ध्यान से देखो, ये हमारा नक्शा है। अब हमारे पड़ोस में 2 देश का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक है पाकिस्तान, ठीक है, एक तरफ है पाकिस्तान और दूसरी तरफ है चाइना। अब हम ये दोनों ही हमारे पड़ोसी देश हैं। हमको ये क्लियर पता होता है कि हमें दोनों देशों में से किससे ज़्यादा खतरा होगा। हमें खतरा ज़्यादा किससे होगा? चाइना से, क्योंकि चाइना जो है वो हमसे ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा ताकतवर है। क्लियर है? और पाकिस्तान से देखें तो वो हमसे ज़्यादा मजबूत नहीं है, तो उससे हमें उतना ज़्यादा खतरा नहीं होगा। यही मान के चला जाता है बाहरी सुरक्षा में। तो ये क्लियर हो गया। यहाँ पे हमें क्लियर पता होता है कि जो खतरा है हमें किसी पड़ोसी देश से ही होगा। ठीक है, अब देखो, हमें किससे ज्यादा खतरा होगा हमें पहले ही पता होता है, हमारा पड़ोसी देश है।
अब किसी सरकार के पास, मान लीजिए दो देशों के बीच में युद्ध हो गया है, तो किसी सरकार के पास युद्ध के दौरान यानी युद्ध की स्थिति में तीन विकल्प होते हैं, यानी कि तीन ऑप्शन होते हैं सरकारों के पास। पहला ऑप्शन क्या होता है? पहला ऑप्शन होता है आत्मसमर्पण करना, यानी कि हथियार रख देना और सीधा सरेंडर कर देना कि भाई हम सरेंडर कर रहे हैं। एक तो ये ऑप्शन होता है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध किए मान लेना, यानी कि जो सामने वाला हमें जो कहना चाह रहा है या हमसे जो मनवाना चाह रहा है, हम बोलते हैं कि भाई हम युद्ध नहीं चाहते हैं, आपकी जो भी शर्त है, आपकी जो भी बातें वो हमको मंजूर है। ये होता है दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या होता है? मान लो अगर युद्ध हो जाए तो ऐसे में अपनी रक्षा करना, ये होता है तीसरा ऑप्शन कि हमें खुद को बचाना है, अपने देश को बचाना है, ठीक है। और इसमें हम हमलावर को पराजित करने का पूरा प्रयास करेंगे, मतलब अपनी पूरी एनर्जी लगा देंगे, पूरी मशीनरी लगा देंगे, पूरा सैन्य सिस्टम लगा देंगे, ताकि हम क्या कर सकें, जिसने हम पे हमला किया उससे हम उसको हरा सकें, उसको पराजित कर सकें, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। अभी तक मैंने आपको क्या बताया था, बाहरी सुरक्षा से बहुत रेयर क्वेश्चन पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं पूछा जाता। जो शुरू में सुरक्षा का अर्थ पूछा था वहां से एक क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, फिर ये क्वेश्चन आता है आपका, या आपके 2 मार्क्स में, ठीक है, या 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शक्ति संतुलन, शक्ति संतुलन क्या होता है इसको समझिए। देखिए बहुत ही आसान है। देखो कोई भी देश अपने अड़ोस पड़ोस में जब देखेगा, यानी अपने देश के अड़ोस पड़ोस वाले देशों को देखेगा, तो उसको दिखाई देंगे बहुत सारे देश हैं। कुछ देश छोटे हैं, कुछ देश बड़े हैं। जैसे देखो नेपाल छोटा देश है, मालदीव छोटा देश है, श्रीलंका छोटा देश है, तो दूसरी तरफ चाइना एक बड़ा देश है। पाकिस्तान भी देखे तो उनके मुकाबले पाकिस्तान भी बड़ा देश है, ठीक है। तो कोई देश आपको छोटा दिखेगा, कोई देश आपको बड़ा दिखेगा, और कोई देश आपको कम ताकतवर दिखेगा, तो कोई देश आपको ज्यादा ताकतवर भी दिखेगा। क्लियर है? अब ऐसे में हमको इशारा मिल जाता है, यानी हमको हिंट मिल जाती है कि भविष्य में, फ्यूचर में किस देश से हमको ज्यादा खतरा हो सकता है। क्लियर है? हमको क्लियर पता लग जाएगा कि कौन से देश से हमको ज्यादा खतरा हो सकता है फ्यूचर में। मिसाल के लिए कोई पड़ोसी देश जरूरी नहीं है कि वो हमको बता दे कि वो हमले की तैयारी कर रहा है, हमले की तैयारी में जुटा है। हमले का जरूरी नहीं है, कोई कारण हो, ठीक है, कारण भी ना जान पड़ता हो, लेकिन फिर भी वो हमले की तैयारी कर सकता है। एग्जाम्पल देखो 1962 का, 1962 चाइना ने भारत पे आक्रमण किया। अब चाइना ने भारत को ये थोड़ी बता दिया कि हम आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं, हम तुम पे 62 में आक्रमण कर देंगे, 1962 में नहीं बताया, ना ही कोई बड़ा रीजन था, लेकिन फिर भी वो हम पे हमले की तैयारी कर रहा था, उसने हमको हमला करके नुकसान पहुंचाया। तो ऐसा हो सकता है कि हमारे पड़ोस में कोई देश हो, चुपके से तैयारी कर रहा हो और हमको नुकसान पहुंचाने की सोच रहा हो। ये आपको क्लियर समझ में आया? अब देखो फिर ये देखकर कोई देश बहुत ताकतवर है, हाँ, जब हमें अड़ोस पड़ोस में देखेंगे हमको पता लगेगा कोई देश बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तो हमको ऐसा अंदाज़ा लग जाएगा कि भविष्य में वो हम पे हमलावर हो सकता है, यानी वो हम पे हमला कर सकता है। इस वजह से हर सरकार को दूसरे देश से अपने शक्ति संतुलन को लेकर संवेदनशील रहना पड़ेगा। सरकारें संवेदनशील रहती भी हैं क्योंकि कहीं फ्यूचर में कोई नुकसान ना हो जाए, इसलिए कोई सरकार दूसरे देश से शक्ति संतुलन का पलड़ा अपने पक्ष में बैठाने के लिए जी तोड़ कोशिश करती है। क्लियर हो गया? आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं आपको और आसान शब्दों में समझाता हूं। देखिए यहां पे मैं बना देता हूं एक तराजू, ठीक है। अब देखो ये एक तराजू है मान लीजिए। अब क्या होता है, हम अपने अड़ोस पड़ोस में देखते हैं तो हमको पता लगता है कुछ देश ताकतवर हैं, कुछ देश कमजोर हैं। जो देश कमजोर हैं उनसे तो हमें खतरा नहीं है, लेकिन जो देश हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं फ्यूचर में हमें उनसे खतरा हो सकता है। जरूरी नहीं है ताकतवर देश हमको पहले से बता दे कि वो हम पे आक्रमण करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है वो अचानक से हम पे आक्रमण कर दे। उसके लिए हमें पहले से तैयार रहना पड़ेगा। इसी को शक्ति संतुलन कहते हैं। शक्ति संतुलन में क्या होता है, जैसे मान लो चाइना है, चाइना एक ताकतवर देश है, मान लो उसके पास 200 परमाणु हथियार हैं, ठीक है, तो भारत को भी उसके बराबर शक्ति संतुलन के लिए 200 परमाणु हथियार होने चाहिए, तभी हमारा पलड़ा जो है उसके बराबर रहेगा। अगर मान लो चाइना के पास ज़्यादा हथियार हैं, ठीक है, हमारे पास कम है, तो हम क्या होगा, हम उससे उसके मुकाबले कमज़ोर हो जाएंगे। तो यहीं पे शक्ति संतुलन कहा जाता है कि, और शक्ति संतुलन केवल ये मत सोचना केवल हथियार से होता है। सेना को मजबूत करना, सेना को आधुनिक हथियार देना, ठीक है, आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत करना, ये सब शक्ति संतुलन के अंदर आ जाता है। इसी को शक्ति संतुलन कहा जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको? आगे चलते हैं।
देखो, जो देश नजदीक हो, जिनसे हमारी अनबन हो, या जिन देशों के साथ अतीत में कभी हमारी लड़ाई हो चुकी हो, उनके साथ शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने पर ज्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि जिससे हमारी पास्ट में लड़ाई हो रखी है, हो सकता है फ्यूचर में भी हमारी उससे लड़ाई हो जाए, उससे हमारा युद्ध हो जाए, तो ऐसे में हमें उसके बराबर शक्ति संतुलन स्थापित करना होगा। शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए सभी देशों को अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करना होता है। यानी सभी देश क्या करते हैं, अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाते हैं, चाहे सेना की संख्या बढ़ाएं, चाहे वो हथियारों की संख्या बढ़ाएं, चाहे वो आधुनिक हथियार खरीदें, ठीक है, जो भी तरीका हो इसी तरीके से उसको सैन्य शक्ति को बढ़ाकर ही शक्ति संतुलन करना होता है। और आर्थिक और प्रौद्योगिकी की ताकत भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सैन्य शक्ति का यही आधार है, बहुत महत्वपूर्ण। देखिए एग्जाम्पल, बहुत अच्छा उदाहरण दे रखा है। आप ये मत सोचना कि एक बड़ी सेना रख लेना, बड़े हथियार रख लेना, उससे ही काम चल जाएगा, शक्ति संतुलन बन जाएगा, नहीं। हमें आर्थिक रूप से भी मजबूत होना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी के मामले में भी हमें मजबूत होना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, क्लियर है, भारत के पास भी परमाणु बम है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो ज्यादा आगे निकल गया, उसको आर्थिक रूप से भी मजबूत होना पड़ेगा, ठीक है, अगर उसे भारत से टक्कर लेनी है तो। ऐसे ही भारत को अगर चाइना से टक्कर लेनी है तो हमें आर्थिक रूप से भी चाइना के बराबर पहुंचना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के मामले में भी हमें चाइना के बराबर पहुंचना पड़ेगा, तभी शक्ति संतुलन हो पाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बाहरी सुरक्षा के उपाय। बाहरी सुरक्षा आपको समझ में तो आ गया है ना, देश की सीमा रेखा के बाहर से हमको खतरा हो तो वो बाहरी सुरक्षा के अंतर्गत आएगा। बाहरी सुरक्षा के क्या उपाय किए जा सकते हैं? देखो, सबसे पहला है सैन्य शक्ति को मजबूत करना, यानी अपनी सेना को मजबूत करेंगे। फिर क्या है कि युद्ध के लिए तैयारी रखना, यानी हम हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहेंगे, और इस तरीके से तैयार रहेंगे कि कोई भी देश अगर हमारे ऊपर आक्रमण कर दे तो हम तुरंत उसको पलटवार कर सकें। ये ना हो कि हम तैयार ही नहीं है और वो हम पे आक्रमण करके हमको परास्त कर दे, ऐसा नहीं करना, ठीक है। सेकंड क्या है, इसके बाद है थर्ड, शक्ति संतुलन स्थापित करना, यानी कि हमको पहले ही पता होता है किस देश से हमको ज्यादा खतरा है, उस देश के बराबर हमको क्या करना है, अपने आप को लाना है, चाहे वो हथियार के मामले में हो, चाहे सेना के मामले में हो, चाहे साइंस टेक्नोलॉजी के मामले में हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, हमें उसके बराबर अपने आप को लाना है। गठबंधन की नीति अपनाना, हमें पहले से ही अन्य देशों से गठबंधन करके रखना है। जैसे भारत है, ठीक है, तो भारत को अन्य देशों से अपना गठबंधन बना के रखना है। अन्य देशों से गठबंधन बना के रखेंगे तो ये हो जाएगा, जब हमारे ऊपर अगर कोई आक्रमण करता है तो हम अपने इन देशों से तुरंत मदद मांगेंगे और ये देश हमारी तुरंत मदद करेंगे। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं आंतरिक सुरक्षा। बाहरी सुरक्षा बहुत आसान था, देश के बाहर से खतरा, क्लियर। आंतरिक सुरक्षा का मतलब होता है देश के अंदर खतरा, यानी देश की सीमा रेखा के अंदर खतरा, ठीक है। अब देखो, आंतरिक सुरक्षा ऐसा माना जाता है कि खतरा देश की सीमा रेखा के अंदर से भी होता है। अब यहाँ पे देखो, दो तरह के खतरे हैं, एक बाहरी खतरा और एक आंतरिक खतरा। इन दोनों में ज्यादा जो नुकसान होता है वो किस में होता है? बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि जो बाहरी खतरा होता है उसमें देश को ज्यादा नुकसान होता है और आंतरिक खतरे में देश को कम नुकसान होता है, ऐसा आप सोचते होंगे। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप गलत सोचते हो, ठीक है। बाहरी खतरा हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना हमको आंतरिक खतरा पहुंचाता है। मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। आज तक हमारे कितने युद्ध हुए हैं, ठीक है, आप ये देखो, अगर मैं पाकिस्तान के साथ बोलूं तो हमारे 4 युद्ध हुए हैं। चाइना के साथ अगर मैं बोलूं, ठीक है, तो हमारा 1 युद्ध हुआ है, यानी आज तक हमारे टोटल 5 युद्ध हुए हैं पड़ोसी देशों से। क्लियर है आपको? इसमें जितने भी लोग मारे गए होंगे इन युद्धों में, उससे 50 गुना ज्यादा तो आंतरिक खतरों से मारे गए हैं। चाहे वो नक्सलवादी आंदोलन हो, चाहे वो जाति को लेकर कोई संघर्ष हो गया हो, चाहे वो धर्म को लेकर सांप्रदायिक दंगा हो गया हो, या फिर अन्य कोई कारण हो गया हो, उसकी वजह से आंतरिक जो खतरे हैं उसमें ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो ठीक है, ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि ज्यादा खतरनाक कौन है? आंतरिक। ठीक है, मैं इसको एक बार इरेज कर दूं। आगे देखो, आंतरिक सुरक्षा के लिए जो खतरा होता है उसमें कौन कौन से प्रमुख मुद्दे हैं? सांप्रदायिक हिंसा, देश के अंदर 2 धर्म के लोगों के बीच में हिंसा हो जाए अपने अपने धार्मिक मुद्दों को लेकर, तो वो सांप्रदायिक हिंसा कहलाती है, ठीक है। अलगाववाद, कई बार क्या होता है, देश में कुछ राज्यों में अलगाववाद की मांग उठने लगती है, वो अपने आप को देश से अलग करने की मांग करते हैं, ठीक है। ऐसी मांग कश्मीर में भी उठी है, ऐसी मांग पंजाब के खालिस्तान वाले मुद्दे पे भी उठती है,
ऐसी ही मांग नॉर्थ ईस्ट में भी उठी है। तो अलगाववाद की वजह से भी क्या होता है, देश को आंतरिक रूप से खतरा होता है, देश की सुरक्षा को। नक्सलवाद, नक्सलवाद में आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि नक्सलवाद के कारण हजारों लोगों की जानें जाती रही हैं। ठीक है, तो नक्सलवाद जो है ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जातीय हिंसा, जातीय हिंसा हो जाती है दो समुदायों के बीच में, कभी कभी विवाद हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ठीक है, या फिर कोई राजनीतिक अस्थिरता, ये कुछ कारण होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी मैं इसकी पीडीएफ तो शेयर कर ही दूंगा, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो पेपर में अगर आपके आ जाए कि बताइए आंतरिक सुरक्षा को जो हमारे खतरा होता है उस वो किन किन चीज़ों को लेके हो सकता है, तो आप बता सकते हो सांप्रदायिक हिंसा, अलगाववाद, नक्सलवाद, जातीय हिंसा और राजनीतिक स्थिरता। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। अब सुरक्षा के पारंपरिक तरीके, सुरक्षा के पारंपरिक तरीके क्या हैं ये बताने हैं आपको, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है ये। देखो, हिंसा का इस्तेमाल कम करना, हिंसा का इस्तेमाल हमेशा ही कम करना चाहिए, और न्याय युद्ध होना चाहिए। अब आप सोचोगे कि आपने युद्ध तो सुना है, पर ये न्याय युद्ध क्या होता है? न्याय युद्ध का मतलब है युद्ध तभी होना चाहिए जब उसके पीछे उचित कारण हो। युद्ध हमेशा आत्मरक्षा के लिए होना चाहिए। ठीक है, यानी अपने आप को बचाने के लिए होना चाहिए, उसके पीछे कारण होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हथियार उठाए और किसी से भी युद्ध शुरू कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या है कि युद्ध साधनों का सीमित प्रयोग होना चाहिए, यानी कि युद्ध में जो हम हथियार इस्तेमाल करते हैं उसका प्रयोग कम से कम हो। अगर कोई सेना, ठीक है, जो युद्ध कर रही है, उसका संघर्ष चल रहा है, तब शत्रु निहत्था व्यक्ति हो, या फिर मान लो कि दो सेनाओं के बीच में युद्ध चल रहा है, एक सेना के व्यक्ति जो है वो हारने को हो रहे हैं, वो निहत्थे हो रखे हैं, तो ऐसे में उसको नहीं मारना चाहिए। अगर कोई सेना आत्मसमर्पण करने लगे, सरेंडर कर दे, तो ऐसे में उसको नहीं मारना चाहिए। ठीक है, सेना का उतना ही प्रयोग करना चाहिए जितना अपनी आत्मरक्षा के लिए जरूरी हो। इसे बोलते हैं न्याय युद्ध। यानी कि न्याय युद्ध का मतलब है युद्ध तब होना चाहिए जब उसके पीछे कोई एक अच्छा लॉजिक हो, एक अच्छा कारण हो। युद्ध हमेशा आत्मरक्षा के लिए होना चाहिए, युद्ध में कम से कम हथियार का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, निहत्थे को नहीं मारना चाहिए, या फिर कोई सेना सरेंडर कर रही हो उसको नहीं मारना चाहिए। युद्ध में उतनी ही सेना का प्रयोग करना चाहिए जितने से आत्मरक्षा हो सके, ज्यादा नहीं उतारनी चाहिए। ठीक है, और एक और पॉइंट था, दूसरों को जनसंहार से बचाने के लिए युद्ध होना चाहिए। अगर मान लो कोई किसी को देश में जाके बहुत बड़े पैमाने पे कत्लेआम कर रहा है, तो ऐसे में उसको बचाने के लिए, जनसंहार से बचाने के लिए भी युद्ध होना चाहिए। ठीक है, देखिए बल प्रयोग का इस्तेमाल हमको तभी करना चाहिए जब सारे तरीके फेल हो जाएं। दो पक्षों के बीच में पहले समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए, बातचीत करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर तब भी फेल हो जाए, जब सारे रास्ते बंद है, तब युद्ध करना चाहिए। ठीक है, बल प्रयोग करना चाहिए। निरस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण और विश्वास बहाली करना चाहिए। निरस्त्रीकरण का मतलब क्या होता है? सभी देश, यानी कि सभी राज्य का मतलब यहाँ पे देश से है, सभी देश चाहे उनका आकार या ताकत या प्रभाव कुछ भी हो, चाहे वो बड़े देश हो चाहे छोटे देश हो, चाहे ताकतवर देश हो चाहे कम ताकतवर देश हो, चाहे कुछ भी हो, उनको कुछ खास किस्म के हथियार नहीं रखने चाहिए। इसी को निरस्त्रीकरण कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए दो संधियां हुई थी, एक है BWC 1972 में हुई थी, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। ठीक है, एक CWC केमिकल्स वेपन्स कन्वेंशन, जिसको बोला जाता है रासायनिक हथियार संधि और जैविक हथियार संधि। ये 1972 में हुई थी, ये 1992 में हुई थी। इन संधियों में ऐसे हथियार को बनाना और रखना बैन कर दिया गया था जो कि खतरनाक हो सकते हैं। ठीक है, 155 से ज्यादा देशों ने BWC संधि पे हस्ताक्षर करे, 181 से ज्यादा देशों ने CWC संधि जो थी इस पे हस्ताक्षर किए थे। इन दोनों संधियों के दस्तखत करने वालों में सभी महाशक्तियां शामिल थी। जितने भी ताकतवर देश थे वो दोनों ही इन दोनों संधि में शामिल थे। लेकिन महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ जो थे वो सामूहिक संहार के जो अस्त्र हैं, हथियार हैं, यानी परमाणविक जो हथियार हैं उसको नहीं छोड़ना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि उनके पास परमाणविक हथियार रखे रहें। ठीक है, इसलिए दोनों ने अस्त्र नियंत्रण का सहारा लिया, यानी कुछ हद तक उन्होंने अस्त्र नियंत्रण किया, लेकिन परमाणु हथियार को उन्होंने नहीं छोड़ा। ठीक है, अब बात करेंगे सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। ये भी इंपॉर्टेंट है। पारंपरिक धारणा हमने देखा, अब बात करेंगे अपारंपरिक धारणा की। इसमें क्या होता है इसे समझते हैं।
सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा जो होती है उसमें केवल सैन्य खतरों को नहीं बल्कि मानव अस्तित्व पर चोट करने वाले व्यापक खतरों को शामिल किया जाता है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, नॉर्मली हम यही पढ़ रहे थे कि सेना से खतरा होता है या देश के अंदर दंगे हो जाए, हिंसा हो जाए, उससे खतरा होता है। अब उसके अलावा भी बहुत सारे खतरे ऐसे हैं जिससे हमको खतरा हो सकता है। वो कौन कौन से पॉइंट हैं? जैसे देखो, कहीं हिंसा हो जाती है या कहीं पे खून खराबा हो जाता है, लड़ाई झगड़ा दंगा, या मान लो देश में अकाल पड़ जाए, सूखा आ जाए तो भी खतरा है। मान लो कोई बीमारी आ जाए, कोई आपदा आ जाए तो भी हमको खतरा हो जाता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग भी एक खतरा है, आतंकवाद भी एक खतरा है, बीमारियां भी एक खतरा है। तो ये जो हैं ये सारे क्या हैं, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के अकॉर्डिंग आते हैं। यानी इन खतरों को भी आज के समय में खतरा माना जाता है और ये सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में देखा जाता है। इतना क्लियर है? अब एक क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में से आता है और ये हमेशा 6 मार्क्स में आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में, और इतना आसान है आपको तुरंत ही याद हो जाएगा। आप इसको याद कर लो, रट लो, चाहे जो भी करना हो करो, पर इस क्वेश्चन को तैयार कर लो क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाने वाला है। देखो, खतरे के नए स्रोत। खतरे के नए स्रोत का मतलब क्या है? ऐसे खतरे के स्रोत जिसको हम पहले ज्यादा खतरा नहीं मानते थे, आज के समय में वो हमारे लिए एक बड़ा खतरा साबित हो रहा है, इसीलिए उसको खतरे का नया स्रोत कहा जा रहा है। ठीक है, देखते हैं खतरे के नए स्रोत क्या है। सबसे पहला पॉइंट है आतंकवाद। आतंकवाद को आज से 100-150 साल पहले ज्यादा बड़ा खतरे के रूप में नहीं देखा जाता था, लेकिन आज ये दुनिया भर के लिए एक बड़ी समस्या है। नेक्स्ट है निर्धनता, गरीबी। क्या गरीबी को खतरा माना जाता है? नहीं माना जाता, लेकिन ये भी एक खतरा है, तो ये खतरे के नए स्रोत में आएगा। ठीक है, इसके अलावा महामारियां, जैसे कोविड अचानक से आ गया, किसी को पता नहीं था, लेकिन ये भी हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है, ये खतरे का नया स्रोत है। ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में मैंने आपको डिटेल में इस टॉपिक को इससे पहले वाले चैप्टर में समझाया हुआ है। ठीक है, ये भी आज के समय में दुनिया के लिए खतरा है। प्रदूषण। क्या प्रदूषण को हम खतरा मानते थे? आज से 100 साल 50 साल पीछे जाए नहीं मानते थे, लेकिन आज के समय में ये बहुत बड़ा खतरा है। आपदाएं, चाहे भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, तूफान आ जाए, चक्रवात आ जाए, कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक समस्या बन के आता है। शरणार्थियों की समस्या। ठीक है, दुनिया भर के शरणार्थी इधर से उधर भटकते रहते हैं, ये भी एक समस्या है। जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या जब बढ़ रही थी तेजी से, अगर आज से 100 साल पीछे जाओ तो जनसंख्या को समस्या नहीं माना जाता था, लेकिन आज के समय में जनसंख्या की वृद्धि भी एक समस्या है। तो ये सारे खतरे के नए स्रोत हैं। पहले इनको खतरा नहीं माना जाता था, लेकिन आज के समय में ये खतरा बनकर उभरे हैं। अगर आप 1960 से पीछे चले जाओ तो ग्लोबल वार्मिंग तो कोई जानता भी नहीं था, लेकिन आज ये बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, तो ये सारे आपको पॉइंट लिखने। एड्स, बर्ड फ्लू। अब देखो, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन पेपर में आपको 6 पॉइंट ही लिखने हैं 6 नंबर के क्वेश्चन में, और उसको एक्सप्लेन कर देना है 3-3 4-4 लाइन में, इतना काफी हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसकी पीडीएफ तो मैं भेज ही दूंगा, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप्रवासी, उत्प्रवासी, शरणार्थी वगैरह से पूछ लिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं अप्रवासी लोग कौन होते हैं। अगर ये आएगा तो 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ऐसे लोग जो अपनी मर्जी से अपना देश छोड़ देते हैं, कहीं और जाके रहने लग जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं अप्रवासी। ठीक है, अब शरणार्थी कौन होते हैं? ऐसे लोग जो शरण लेने आए मजबूरी में, यानी जो लोग मजबूरी में देश छोड़ें, कोई युद्ध हो जाए वहां पे, कोई आपदा आ जाए, कोई राजनीतिक संकट आ जाए, इसके कारण देश छोड़ें और मजबूरी में किसी दूसरे देश में जाके उनको शरण लेनी पड़ जाए, तो इसको शरणार्थी कहते हैं, रेफ्यूजी कहते हैं। ठीक है, थर्ड है आंतरिक रूप से विस्थापित जन, यानी ऐसे लोग जो आंतरिक रूप से, यानी कि जो लोग अपना घर बार छोड़ चुके हैं लेकिन देश के अंदर ही हैं। जैसे कि मान लो कोई यूपी से पंजाब चला जाता है, ठीक है तो वो देश के अंदर ही ना, भारत के अंदर। कोई बिहार से उत्तराखंड चला जाता है तो वो भी देश के अंदर ही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसे कहा जाता है आंतरिक रूप से विस्थापित। ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं, सहयोग मूलक सुरक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इसमें से पूछा जाता है आपसे। इसको देखते हैं। आज के समय में इंसान के जीवन में बहुत प्रकार के खतरे हैं, इनसे निपटने के लिए हमें सहयोग की जरूरत है। हर जगह पे खतरा जो है वो सैन्य कार्रवाई से
नहीं हल हो सकता। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई दुनिया में देश, जैसे मान लो यूएसए जो है, अमेरिका जो है, एक बहुत ताकतवर देश है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यूएसए के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, यूएसए के पास दुनिया के सबसे बड़े आधुनिक हथियार हैं, यूएसए सबसे ज़्यादा ताकतवर है, तो वो सभी समस्याओं से लड़ सकता है अकेले, तो आप गलत समझते हो। ठीक है, सहयोग मूलक सुरक्षा का मतलब ही यही है कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे खतरे हैं जिसमें कोई देश अकेले नहीं लड़ सकता, उसको किसी ना किसी देश की जरूरत पड़ती है, यानी किसी ना किसी का सहयोग की जरूरत पड़ती है। इसी को सहयोग मूलक सुरक्षा में देखा जाता है। ठीक है, तो देखिए, हर जगह सैन्य कार्रवाई से, सेना से काम नहीं चलने वाला। सारी समस्या, अब मान लो किसी देश में कोविड आ गया, तो क्या सेना कोविड से लड़ेगी? क्या कोविड सेना से थोड़ी जाने वाला है। तो यहाँ पे क्या काम आएगा? मान लो किसी देश में गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो क्या वो अपने हथियारों से गरीबी दूर कर देंगे? नहीं कर पाएंगे। तो आप समझ रहे हो ना कि हर जगह सैन्य कार्रवाई से काम नहीं चलता है। हमें क्या चाहिए? कहीं ना कहीं सहयोग चाहिए। अब देखो, आतंकवाद या मानव अधिकारों की रक्षा में सैन्य शक्ति जो है वो कहीं ना कहीं काम आती है, लेकिन गरीबी मिटाने में सैन्य शक्ति काम नहीं आएगी। तेल की कमी हो जाए, धातु की कमी हो जाए, आप्रवासी शरणार्थी की समस्या हो जाए, महामारी की समस्या हो जाए, तो ऐसे में सेना काम नहीं आती। तो इसका हल कैसे निकाला जाए? कहीं ना कहीं हमें सहयोग की जरूरत पड़ेगी इसमें। ठीक है, तो ज़्यादातर मामलों में सैन्य बल का प्रयोग जो है उससे मामला बिगड़ जाता है। ऐसे में ज़्यादा क्या प्रभावी रहेगा? ज़्यादा प्रभावी ये रहेगा कि हमको अंतर्राष्ट्रीय सहयोग चाहिए होगा, विभिन्न देशों को एक साथ आना पड़ेगा। ठीक है, एक ऐसी रणनीति बनानी पड़ेगी जिसमें हम सहयोग कर सके। सहयोग जो है वो द्विपक्षीय भी हो सकता है, यानी दो देशों के पास बीच में, यानी ए और बी दो देश हैं, इनके बीच में अगर कोई संधि हो गई एक दूसरे का सहयोग करने की, तो द्विपक्षीय भी हो सकता है। महादेशीय भी हो सकता है जिसमें बहुत सारे देश आ जाए, बड़े बड़े देश हो जाए। ठीक है, या क्षेत्रीय भी हो सकता है, लोकल लेवल पे, या फिर ग्लोबली हो सकती है, यानी कि वैश्विक स्तर पे भी हो सकता है, दुनिया के स्तर पे। सहयोग मूलक सुरक्षा जो है इसमें अंतिम उपाय के रूप में बल प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, बल प्रयोग क्या है? अंतिम उपाय। जब सारे उपाय फेल हो रहे हैं तब क्या होगा? बल प्रयोग किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का मतलब यूएनओ जैसे संगठनों से है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी उन सरकारों से निपटने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे सकती है जो अपनी जनता को मार रहे हों। अब मान लो कोई देश है, मान लीजिए कोई भी देश है, मैं नाम नहीं लूंगा, कोई देश है उसका नाम एक्स है। ठीक है, मान लेते हैं एक्स है। उसने क्या करा? अपने देश की जनता को मारना शुरू कर दिया, काटना पीटना शुरू कर दिया, लोगों की हत्याएं कर रहा है। अब ऐसे में क्या होगा? वो खबर जो है दुनिया में फैलेगी। तो ऐसे में जो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी, जिसको हम कह रहे हैं यूएनओ, यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसको भी बात पता लगेगी, दुनिया के सभी देशों को बात पता लगेगी। तो यूएनओ परमिशन दे सकता है। क्या परमिशन दे सकता है? कि जो देश अपनी जनता को मार रहा है उस पर आक्रमण करा जाए और उसकी सरकार को वहां से हटाया जाए और इस जनसंहार को रोका जाए। क्लियर? आगे देखते हैं। भारत की सुरक्षा की रणनीतियां। ठीक है, ये भी इस चैप्टर से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अब मैं इस क्वेश्चन को ना, एक बार ये सीबीएसई में आया था, इसकी लैंग्वेज घुमा दी थी, और फिर आपको ये यही क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा। मान लीजिए, मैं आपको थोड़ा आसान शब्दों में थोड़ा घुमा के बताता हूँ। मान लीजिए आपको मैं देश का प्राइम मिनिस्टर बना दूं, हालांकि मेरे पे इतनी पावर नहीं है कि मैं आपको बना दूं, मैं खुद भी नहीं बन सकता, लेकिन मान लो कि आपको देश का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। क्लियर है? आप देश के प्राइम मिनिस्टर हो, तो आप भारत की सुरक्षा के लिए, यानी आप अपने देश की सुरक्षा के लिए कौन सी रणनीति या कौन सी स्ट्रेटेजी बनाओगे? ठीक है, देश की सुरक्षा के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट आपके दिमाग में आया होगा, वो आया होगा सेना, यानी कि अपनी सेना को मजबूत करेंगे। तो अगर आपके दिमाग में ये आया है तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सेना को मजबूत करोगे। ये तो पहली रणनीति हो गई। यहाँ पे मैं आपसे 4 रणनीति पूछूं तो 4 रणनीति कौन सी हो सकती है? पेपर में आपसे 4 ही पूछे जाएंगे। तो सेना तो हो गया, क्लियर हो गया। और क्या करोगे आप? थोड़ा सा आगे देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले क्या करोगे? अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करोगे, यानी अपनी सेना को बढ़ाओगे। ठीक है, फिर क्या है? आधुनिक हथियार, यानी कि जो लेटेस्ट हथियार होते हैं वो प्रोवाइड कराओगे। ठीक है, सेना को ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण प्रोवाइड कराया जाएगा, या फिर जो भी नई टेक्नोलॉजी, नए हथियार है वो सब उपलब्ध कराएंगे। ये तो हो गया सेना, हम ये करेंगे। और क्या पॉइंट हो सकते हैं?
और पॉइंट हो सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना, जैसे कि यूएनओ है, यूएनओ में हम अपना सहयोग करेंगे। आज अगर हम यूएनओ में अपना सहयोग करेंगे तो कल को यूएनओ भी हमारे साथ अगर कुछ बुरा होगा तो हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को हम मजबूत करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी हमारे लिए काम कर सकती हैं। फिर क्या है, अंदरूनी समस्या से निपटना। ये पॉइंट आपके दिमाग में नहीं आया होगा। अगर आप देश के प्राइम मिनिस्टर बना दिए जाते हो तो आपको सबसे पहले काम जो करना पड़ेगा वो अंदरूनी समस्या से निपटना, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आज तक हमने केवल 5 युद्ध लड़े हैं, 4 पाकिस्तान से, 1 चाइना से, और हमें जितने लोग इसमें मारे गए होंगे उससे कहीं ज़्यादा लोग तो अंदरूनी समस्या से मारे गए हैं। तो बाहरी खतरे उतने ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है जितने आंतरिक है। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे देश के अंदरूनी समस्या से निपटने के लिए, जैसे कि देश में नक्सलवाद की समस्या है तो इससे निपटने के लिए काम करेंगे, ठीक है। देश में सांप्रदायिक हिंसा हो जाते हैं तो इसके लिए काम करेंगे। देश में दंगे अगर हो रहे हैं तो दंगे को रोकने के लिए काम करेंगे। देश में कोई भी जातीय संघर्ष हो रहा हो उसको रोकने की कोशिश करेंगे। देश में सांप्रदायिक हिंसा हो रही हो यानी धर्म को लेकर तो उसको रोकने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो ये काम हम क्या करेंगे अपने देश को अंदरूनी समस्या से निपटने के लिए। सामाजिक और आर्थिक विकास ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी देश सुरक्षित जो है वो केवल हथियार से नहीं रह सकता। मैंने आपको पाकिस्तान का एग्जांपल दिया था। पाकिस्तान के पास हथियार है, पाकिस्तान के पास क्या है, परमाणु हथियार हैं, ताकतवर है, वो ठीक ठाक है, लेकिन उसके पास आर्थिक विकास नहीं है। वहाँ पे लोग मर रहे हैं, बिल्कुल खाने के लिए उनके पास चीज़ें नहीं है और महंगाई इतनी है, बहुत बुरा हाल है। तो हमें आर्थिक विकास और सामाजिक विकास भी जरूरी है। देश के अंदर आर्थिक विकास, सामाजिक विकास होना चाहिए। ये 4 पॉइंट होने चाहिए जिससे हम देश की सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर पेपर में आपके क्वेश्चन ऐसे आ जाए, सीधा सीधा पूछ लें सुरक्षा की 4 रणनीतियां बताओ, तो आपको लिख देना है। लेकिन अगर आपसे घुमा के पूछ लें कि अगर आपको देश का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप क्या करोगे, इस तरीके से पूछें तो भी आपको आंसर यही लिखना है, ठीक है, क्योंकि पेपर में एक बार घुमा के पूछा हुआ था ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे अपनी जो वीडियो खत्म हो जाती है, सारी चीज़ें आपको डिटेल से बताई है। आप अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप प्लीज़ कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करा करो, ठीक है। वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो और मैं आपके सारे सब्जेक्ट जल्दी कवर कराने का पूरा प्रयास करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।